तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब कर स्टडी चैनल में का फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट 2 करने वाले। ओके, तो हमने बताया था कि आपको टॉप 50 एमसीक्यूज करवाएंगे जो कि सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन रहेंगे। तो उनके ऊपर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यानी कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के ऊपर हम 50 एमसीक्यूज करने वाले थे, जिसमें से ये पार्ट 2 है। तो इस वीडियो के समाप्त होने तक हम कम से कम 55 क्वेश्चन सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप इतना कर लेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आपके लिए काफ़ी रहेगी। ओके, इसके बाद हम बाकी सारे एक्सक्रेटरी सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो देखिए पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे कहा जा रहा है व्हाट इज द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन लैक्टोज। तो लैक्टोज की ब्रेक डाउन कौन करता है? तो देखिए सबसे पहली बात लैक्टोज। तो जो आपके लैक्टोज जो होती है ना, लैक्टोज की ब्रेक डाउन आपका जो करवाता है उसको हम कहते हैं लैक्टेज। ठीक है, तो ये क्या करता है लैक्टेज, ये इसको ब्रेक डाउन करके क्या बना देता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बना देती है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। और यही हम बात करेंगे पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करती है दोस्तों, पेप्सिन एक तरह का इंजाइम है। ओके, एक तरह का प्रोटीन है जो कि प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में बदल देता है। क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन में मदद करवाता है। कौन, पेप्सिन। एमाइलेज के बारे में कुछ हम बात करें तो एमाइलेज हमारा क्या है, तो देखिए एमाइलेज जो होती है ये स्टार्च जो होती है ना आपकी, जो हम स्टार्च लेते हैं उसकी क्या करवाती है, हाइड्रोलाइसिस करवाती है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करवाती है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करवाती है कौन, एमाइलेज। स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस करवा के हमें क्या देगी, शुगर देगी। क्लियर है। यही हम बात करेंगे लैक्टेज की। तो लैक्टेज की हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। और लाइपेज इंजाइम कहाँ बनता है दोस्तों, पैनक्रीज में। ठीक है, तो पैनक्रियाज याद रखिएगा, पैनक्रीज के अंदर लाइपेज बनता है जो कि क्या करवाती है, फैट। ठीक है, फैट की डाइजेशन में मदद करवाता है। ठीक है, फैट को क्या बनाएगा दोस्तों, फैट को बनाएगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो आपकी एंजाइम दैट ब्रेकडाउन लैक्टोज को ब्रेकडाउन कौन करता है, लैक्टेज। तो ऑप्शन डी को चूज करिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, रिलीज ऑफ पैनक्रेटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय। तो पैनक्रेटिक जूस जो होती है वो किसके द्वारा स्टिमुलेट होती है, ये आपको सवाल पूछा जाता है दोस्तों। हार्मोन होती है कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, तो कोलिसिस्टोकाइनिन जो होती है दोस्तों ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ये क्या होती है दोस्तों, प्रोड्यूस होती है कोलिसिस्टोकाइनिन। ओके, तो कोलिसिस्टोकाइनिन के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक हार्मोन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा सिक्रीट किया जाता है और ये क्या करती है, पेनक्रीज को स्टिमुलेट करती है ताकि वो डाइजेस्टिव इंजाइम को रिलीज करे। ये क्या करती है, पेनक्रीज को यानी कि डाइजेस्टिव इंजाइम को रिलीज करवाना, यानी कि क्या, पैनक्रेटिक जूस ही तो डाइजेस्टिव इंजाइम है ना। तो पैनक्रेटिक जूस को रिलीज करवाने में क्या करती है, स्टिमुलेट करवाती है। तो हमने यहाँ पे देखा, आपको पूछा गया था रिलीज ऑफ पैनक्रेटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय, तो कोलिसिस्टोकाइनिन, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। यही हम बात करें दोस्तों सेक्रेटिन। तो कभी कभी अगर जो आपको जो ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा कोलिसिस्टोकाइनिन और यहाँ पे आपको सेक्रेटिन भी दिया रहेगा, तो अगर जो दोनों को चूज करने का ऑप्शन रहेगी यानी कि ऑप्शन बी एंड डी, तो आप इसको दोनों को चूज करिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सेक्रेटिन की भी थोड़ी सी फंक्शन होती है। अब इसकी फंक्शन क्या होती है दोस्तों, ये बाइकार्बोनेट को रिलीज करवाती है। क्या करवाती है, बाइकार्बोनेट को क्या करवाती है, रिलीज करवाती है। ओके, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा कि सेक्रेटिन क्या करवाती है, बाइकार्बोनेट को रिलीज करवाती है। कहाँ पे, पैनक्रियाज में। ओके, ठीक है, पैनक्रेटिक जूस में। क्लियर है, इस बात को आप अच्छे से याद रखें। साथ ही साथ जो आपकी एंटेरोकाइनेज जो होती है वो क्या करती है, ट्राइप्सिनोजेन को ट्राइप्सिन में कन्वर्ट करवा देती है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि हमें पैनक्रियाज के द्वारा देखने को मिल जाती है। तो अगर जब आपको पूछा जाएगा पैनक्रेटिक जूस किसके द्वारा स्टिमुलेट होती है, पैनक्रेटिक जूस किसके कारण रिलीज होती है, तो कोलिसिस्टोकाइनिन याद रखिएगा। लेकिन इसके अंदर रोल होती है सेक्रेटिन की भी, जो कि बाइकार्बोनेट रिलीज करवाती है किसमें, पैनक्रेटिक जूस के अंदर। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है इफ पेनक्रीज इज रिमूव द कंपाउंड विच रिमेन अनडाइजेस्टेड इज। अगर जो पेनक्रीज को रिमूव कर दिया जाएगा, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे जो गोल ब्लैडर होती है, ठीक है, गोल ब्लैडर, तो गोल ब्लैडर आपको पता है ये क्या करती है, बाइल को स्टोर करती है। और कभी कभी गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन होने के कारण क्या किया जाता है दोस्तों, इसकी सर्जरी करके हटा दिया जाता है, पर भी कोई दिक्कत नहीं होता है, इंसान आसानी से जी सकता है। ठीक है,
बस फैट की डाइजेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है उसे, तो गॉल ब्लैडर के साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर जो पैनक्रीज को रिमूव कर दिया जाएगा तो कंपाउंड ऐसी कौन सी कंपाउंड रहेगी जो अनडाइजेस्टेड होगी। तो जैसा कि आपको दोस्तों पता होगा, पैनक्रीज जो होती है वो क्या करती है, पैनक्रेटिक जूस रिलीज करती है, ठीक है। पैनक्रीज क्या करती है, पैनक्रेटिक जूस रिलीज करती है कहाँ पे। अब एक और चीज़ याद रखिएगा कि पैनक्रीज जो पैनक्रेटिक जूस जो रिलीज करती है, पैनक्रेटिक जूस जो रिलेट करती है वो कहाँ करती है, तो दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी कि ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम में ये पैनक्रेटिक जूस को रिलीज करवाती है। इस बात को, इस साइड को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। दूसरी बात दोस्तों कि ये जो आपकी पैनक्रेटिक जूस जो रहती है ना, ये क्या करती है, बहुत सारी चीज़ की डाइजेशन में मदद करवाती है। जैसे कि डाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेशन में मदद करती है। जैसे कि आपको बता दें दोस्तों, पैनक्रेटिक जूस जो रहती है इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी। देखिए, एक मिलती है आपको पैनक्रेटिक लाइपेज, ठीक है। तो पैनक्रेटिक लाइपेज क्या करेगा दोस्तों, आपको मैंने बताया कि पैनक्रेटिक लाइपेज क्या करेगा, ये फैट को डाइजेशन करेगा, फैट को डाइजेस्ट करेगा और क्या बनाएगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। पैनक्रेटिक लाइपेज जान गए, पहला आपका पैनक्रेटिक लाइपेज हो गया। दूसरे के बारे में अगर जो हम बात करें तो पैनक्रेटिक ट्राइप्सिन, ठीक है, ट्राइप्सिन। तो ये क्या करती है दोस्तों, ट्राइप्सिन के बारे में आप जानते हैं, ये प्रोटीन को डाइजेशन में मदद करवाता है, ठीक है। प्रोटीन की डाइजेशन में मदद करवाता है, यानी कि अमीनो एसिड बनवा देता है, ठीक है। पेप्टाइड की फॉर्मेशन में मदद करता है आपकी ट्राइप्सिन, ठीक है, प्रोटीन में। कहाँ पे, प्रोटीन। और यही हम बात करें तीसरा दोस्तों, तो ये होता है पैनक्रेटिक एमाइलेज। तो ये 3 तरह की चीज़ होती है दोस्तों, ये 3 तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम जो होती है जो पैनक्रीज बनाती है, ठीक है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे ये भी, यहाँ से आप ये भी जान सकते हैं कि पैनक्रीज जो है आपकी, ठीक है, पैनक्रीज जो है आपकी ये क्या करती है, 3 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम आपको दे रही है, ठीक है। ये बात तो आप समझ गए ना कि पैनक्रेज आपको 3 तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम दे रही है। पहली पैनक्रेटिक लाइपेज, दूसरी पैनक्रेटिक ट्राइप्सिन और तीसरी पैनक्रेटिक एमाइलेज। तो पैनक्रेटिक लाइपेज यानी कि फैट को डाइजेशन में मदद करता है, क्या बना देता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बना देगा। पैनक्रेटिक ट्राइप्सिन ये क्या करती है, पेप्टाइड बनाती है दोस्तों, प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करती है। और पैनक्रेटिक एमाइलेज के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये क्या करती है, शुगर को क्या करती है, शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा देती है, ठीक है, शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा देती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है दोस्तों पैनक्रेटिक जूस, ठीक है। पैनक्रीज की ये सारे फंक्शन है कि 3 तरह की वो एंजाइम रिलीज करवाता है। अगर जो पैनक्रीज को हम रिलीज कर देंगे यानी कि रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो ये सारी चीज़ तो डाइजेशन होगी नहीं हमारे पास, ना फैट डाइजेस्ट होगा, ना यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, ना यहाँ पे स्टार्च डाइजेस्ट होगा। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, द कंपाउंड विच इज अनडाइजेस्टेड इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ठीक है। यानी कि ऑल दी एबव का आप यहाँ पे करेक्ट करेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस एंड जेरोप्थेल्मिया आर जनरली कंडीशन एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। तो नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोप्थेल्मिया जो होती है वो कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी के कारण होती है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था, विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से हमें जेरोप्थेल्मिया देखने को मिल सकती है। जेरोप्थेल्मिया दोस्तों एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपके आँख से टीयर्स नहीं निकलते हैं, ठीक है, आपके आँख से टीयर्स नहीं निकलते हैं, यानी कि नो टीयर्स, क्लियर है। आपके आँख से आंसू निकलना दिक्कत हो जाता है। अगर जो आपके आँख से आंसू निकलना यानी कि आंसू अगर जो आपके आँख से नहीं निकल रहा है, तो मे भी वो कंडीशन हो कि आपको जेरोप्थेल्मिया हो सकती है। और नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में तो आप जानते हैं, रतौंधी जिसको कहा जाता है। तो ये सारे जो कंडीशन है दोस्तों वो विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण ही होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, डैश आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन। फूड की एब्जॉर्प्शन की फंक्शनल यूनिट कौन होती है। तो दोस्तों यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए। सबसे पहली बात दोस्तों कि आपकी हम बात करते हैं, सबसे पहले बात स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर जो स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कैनल जो होती है, ठीक है, इसकी जो कैनल होती है दोस्तों, इसके अंदर हमें छोटी छोटी सी एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ क्या करवाती है दोस्तों, ये दोनों साइड से होगी एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ। इससे क्या होती है कि जो हमारे जितने सारे फूड यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम से स्टार्ट होती है और इलियम तक आती है, ठीक है, इलियम तक आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा ग्रोथ दिखाई देती है जो कि किसकी बनी हुई होती है दोस्तों, एपिथेलियल, ठीक है, एपिथेलियल
टिश्यू की बनी हुई होती है, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ जो होती है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। और ये इतने छोटे होते हैं, इसी के कारण हम इसको दोस्तों माइक्रोविलाई भी कहते हैं, ठीक है, माइक्रोविलाई भी कहते हैं। तो ये आउटग्रोथ होने का फायदा ये होती है, सरफेस एरिया बढ़ जाती है, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगी तो उस पार्टिकुलर स्थान पे फूड की एब्जॉर्प्शन एफिशिएंटली होगी, ठीक है। तो इसकी जो फंक्शनल यूनिट हो गई वो हो गई हमारे विली। तो विली को आप कलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ग्रोथ एक्स्ट्रा होने के कारण ये दोस्तों कि यहाँ पे क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट यहाँ से एब्जॉर्ब हो पाए और हमारे ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली जा पाए। क्लियर है? तो इस बात को अच्छे से याद रखें, विली इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन। अगला देखिए दोस्तों, एनिमल किंगडम के ऊपर एक छोटा सा सवाल है आपके पास। विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल फाइलम हैज एन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको पूछा जा रहा है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसके पास है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्लेथीहेल्मिन्थिस, ठीक है, प्लेथीहेल्मिन्थिस इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसके अंदर तो इसके अंदर आपको एनस, ठीक है, एनस और माउथ दोनों देखने को मिलेंगे, लेकिन इसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहती है दोस्तों वो इनकम्प्लीट होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कैविटी होती है, ठीक है, इसके अंदर कैविटी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ठीक है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इसको हम नाम देते हैं, ठीक है। तो इसकी डाइजेशन जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। यही हम बात कर रहे हैं मोलस्क की, ठीक है, प्लेथीहेल्मिन्थिस, ठीक है, प्लेथीहेल्मिन्थिस जैसे कि दोस्तों फ्लैट वर्म हो गया आपके, ठीक है, फ्लैट वर्म, ठीक है, ये सारे में आपको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है। आगे हम बात करते हैं ये दोस्तों मोलस्का की, ठीक है। तो मोलस्का की डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहती है कंप्लीट होती है, एनिलिडा की भी कंप्लीट होती है और आर्थ्रोपोड की भी कंप्लीट होती है। एनिलिडा की एग्जाम्पल में दोस्तों क्या आ जाएंगे, आपके वर्म्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, वर्म्स। और यही हम बात करेंगे आर्थ्रोपोडा के बारे में। तो आर्थ्रोपोडा में आपकी इंसेक्ट्स, स्पाइडर वगैरह वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे प्लेथीहेल्मिन्थिस में रहती है, बाकी ज़्यादातर में हमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिल जाती है। तो देखिए इस सवाल में आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, डैश इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय। ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्रिक जूस किसके द्वारा सिक्रीट होती है, आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारी जो स्टोमक जो होती है ना, तो स्टोमक की स्ट्रक्चर आपको पता है, थोड़ी सी जेसेपेड होती है। तो इसकी जो पार्ट होती है दोस्तों, इसमें एक होता है फंडस, वहाँ पे एक ग्लैंड होती है दोस्तों, उस ग्लैंड का नाम होता है ऑक्जिनटिक, ठीक है, एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है ऑक्जिनटिक ग्लैंड। और ये ऑक्जिनटिक ग्लैंड दोस्तों इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ऑक्जिनटिक का अर्थ ही होता है दोस्तों एसिड सिक्रेटिंग, ठीक, इसका अर्थ ही होता है एसिड सिक्रेटिंग, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए ऑक्जिनटिक ग्लैंड जो होती है दोस्तों, जो कि आपके स्टोमक के अंदर पाई जाती है, स्टोमक ग्लैंड के अंदर आपको क्या मिलेगी, ऑक्जिनटिक ग्लैंड। और इसी के द्वारा गैस्ट्रिक जूस रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, गैस्ट्रिक जूस, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिलीज होती है, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्रिक जूस किसके द्वारा सिक्रीट होती है दोस्तों, स्टोमक ग्लैंड यानी कि ऑक्जिनटिक ग्लैंड। यहाँ पे स्टोमक ग्लैंड दिया गया है, लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टोमक के अंदर फंडस पार्ट में आपको एक ग्लैंड मिलती है जिसका नाम होता है ऑक्जिनटिक ग्लैंड, इसी के द्वारा गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होती है। अच्छे से याद रखिएगा इस बात। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी रीजनिंग टाइप से सवाल को समझ लीजिए, क्योंकि बायोलॉजी की सवाल भी आपको रीजनिंग के अंदर भी बहुत बार दे दिया जाता है। यहाँ पे आपको कहा गया है बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम और स्टोमक, इन तीन चीज़ को दोस्तों आपको इस तरह की वेन डायग्राम में बतानी है, ठीक है। तो जैसे कि मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ को आप खुद से रिलेट करिए, इसके आंसर आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों कि हमारे सबसे पहली बात, ये सारे के सारे चीज़ दोस्तों किसके अंदर आती है, तो सारे के सारी चीज़ आते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर आता है। बॉडी के अंदर दोस्तों हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम दोनों अलग अलग है कि नहीं। तो यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम दोनों अलग है, ठीक है। और बात आती है दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम, तो स्टोमक किसकी पार्ट है दोस्तों, हमने पढ़ा है कि स्टोमक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आती है। तो मान लीजिए इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम मानते हैं या फिर इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम मानते हैं, तो स्टोमक किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। अब देखिए इस तरह की फिगर आपकी कौन से ऑप्शन में है और इसी ऑप्शन का आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए हमारा है, तो ऑप्शन ए को हम यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको एक सवाल अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को फट से आप लाइक कर दीजिए और चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग जनरल साइंस की क्लासेस आपको मिलती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
अब देखिए दोस्तों, एक और सवाल देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही नए नए टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, डक्ट्स लीडिंग फ्रॉम पैरोटिड ग्लैंड एंड ओपनिंग इनटू वेस्टिबल। तो दोस्तों सबसे पहली बात की पैरोटिड ग्लैंड, तो पैरोटिड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। पैरोटिड ग्लैंड क्या है दोस्तों, ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड जो है दोस्तों वो लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, पैरोटिड ग्लैंड क्या है, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है। और इसकी पोजीशन के बारे में बात करें तो जो आपकी जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होती है दोस्तों, तो पैरोटिड ग्लैंड होती है आपकी जो आपकी फेस होती है, फेस के जस्ट नीचे, और आपकी ईयर की जो कैनल होती है उसके जस्ट थोड़ी सी ऊपर, ठीक है। तो ये उसकी पोजीशन होती है पैरोटिड ग्लैंड की। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होती है दोस्तों वहाँ पे एक डक्ट पाया जाता है, जिस डक्ट का नाम होता है दोस्तों पैरोटिड डक्ट। तो ये जो पैरोटिड डक्ट है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं क्या, स्टेंसन डक्ट। तो ये जो स्टेंसन डक्ट होती है दोस्तों, ये आपके वेस्टिब्यूल के सामने ओपन होती है, ठीक है। ये क्या होती है, वेस्टिब्यूल के सामने ओपन होती है, और ये आपके अपर मोलर टीथ के अपोजिट होती है, यानी कि अपोजिट टू अपर मोलर टीथ, ठीक है, अपर मोलर टीथ। तो इस बात को आप अच्छे से याद रख लेंगे, है कि नहीं। तो स्टेंसन डक्ट को ही दोस्तों पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। यही ये ऐसा डक्ट है जो कि पैरोटिड ग्लैंड की तरफ से और वेस्टिबल के सामने ओपन हो जाती है। तो देखिए अगला सवाल देख लीजिए, इन विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड स्टार्ट। अब देखिए इस सवाल की तरफ थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सवाल थोड़ी सी पेचीदा टाइप की सवाल है, ठीक है। ये सवाल क्या है दोस्तों, थोड़ी सी पेचीदा तरह की सवाल है। अगर जो हम बुक के थ्रू जाए दोस्तों, तो बुक में ऐसा लिखा रहेगा कि डाइजेशन जो होती है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोमक से क्रॉस करते करते स्मॉल इंटेस्टाइन की जो फर्स्ट पार्ट होती है जिसको हम कहते हैं डिओडेनम, तो डिओडेनम में आकर के आपकी डाइजेशन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। डाइजेशन आपकी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, और डिओडेनम के पास फूड आते आते डाइजेशन स्टॉप हो जाती है, और वहीं से स्टार्ट हो जाती है क्या, वहीं से स्टार्ट हो जाती है आपकी एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वहीं से स्टार्ट हो जाती है एब्जॉर्प्शन, यानी कि डिओडेनम ऐसा साइट है। अगर जो हम ज़्यादातर बुक के तौर पे जाए, ठीक है, और सिंपली हम 9-10 की बुक के देखें, एनसीईआरटी बुक देखें, तो आप इसकी आंसर जो करेंगे दोस्तों वो डिओडेनम को करेंगे, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की एक ऐसी पार्ट है, डिओडेनम फर्स्ट पार्ट है, जहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और एब्जॉर्प्शन जो होती है यहीं से स्टार्ट होने लगती है। क्यों, क्योंकि एब्जॉर्प्शन आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन से ही होनी स्टार्ट होती है, क्योंकि इसके ऊपर दोस्तों क्या होती है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज होती है, तो माइक्रोविलाई ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को एब्जॉर्व कर पाती है। तो ये है यहाँ पे बात। लेकिन अगर जो एक्चुअली दोस्तों देखिए आंसर, अब आपको यहाँ पे देखा जाएगा आंसर क्या होगी इसकी, तो देखिए आंसर जो हम मानेंगे दोस्तों प्रोटीन के तौर पे मान लेते हैं, प्रोटीन, ठीक है। यानी कि इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज कंप्लीटेड, ठीक है। आप प्रोटीन को यहाँ पे लेकर के चलिए, अगर जो इस सवाल को आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो प्रोटीन के बारे में बात करें तो प्रोटीन की डाइजेशन दोस्तों स्टोमक से स्टार्ट होती है, ठीक है। स्टोमक से प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होती है और डिओडेनम में आकर के क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, ठीक है। तो डाइजेशन यहाँ पे एंड हो जाती है और यहाँ से एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाती है। प्रोटीन के मामले में इसकी आंसर को हम डिओडेनम को चूज करेंगे। और बाकी हम बात करें 9-10 की जो एनसीईआरटी बुक है उसको अगर जो हम फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट यानी कि डिओडेनम की तरफ जाते जाते क्या होती है, यहाँ पे आपकी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इस बात को अच्छे से याद, जैसा कि आपको पता है कि पैनक्रीज की जो ग्लैंड होती है वहाँ से पैनक्रेटिक एंजाइम आते हैं जो कि आपकी ट्राइप्सिन होती है, माइलेज होती है, लाइपेज होती है, ये सारी चीज़ रिलीज होकर डिओडेनम की तरफ जाती है और वहीं पे जाकर के डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, ऐसा बताया गया है बाकी सारे बुकों में। लेकिन अगर जो हम बात करें दोस्तों तो डाइजेशन बहुत सारी चीज़ के बारे में बात करें तो सबसे डाइजेशन जो होती है आपकी इलियम तक जाती है, ठीक है। डाइजेशन जो होती है इलियम तक जाती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अगर जो हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन दोस्तों इलियम तक जाती है, यानी कि पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेशन जाती है, ठीक है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। और एब्जॉर्प्शन भी दोस्तों, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि डाइजेशन भी होते जाता है, कुछ चीज़ों की डाइजेशन भी होते जाता है और एब्जॉर्प्शन भी होना स्टार्ट हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो डाइजेशन की हम एंड की बात करेंगे यानी कि डाइजेशन कंप्लीशन की बात करेंगे तो उसका करेक्ट आंसर होना चाहिए इलियम। बट बुक के तौर पर जाएंगे दोस्तों तो आप डिओडेनम को लेकर चलेंगे, प्रोटीन के तौर पर जाएंगे तो आप डिओडेनम को लेकर के चलेंगे, ठीक है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन ये भी बात आप याद रखेंगे कि डाइजेशन जो होता है इलियम तक आती है, लास्ट डाइजेशन जो होती है आपकी लास्ट पार्ट तक डाइजेशन होती है, ठीक है। इस बात को थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होती है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है दोस्तों वो आपकी होती है कहाँ पे, जियोजेनम के अंदर होती है। इस बात को भी आज
याद रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा बाकी सारी चीज़ को मिला के। हमें बुक के तौर पे ही जाना है तो बुक के तौर पे ही जाइए, लेकिन समझने वाली बात यह है कि डाइजेशन जो होती है वो आपकी इलियम तक डाइजेशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन को लेकर के चलेंगे तो आप ड्यूडेनम को करेक्ट करेगा, बुक को लेकर के 9-10 की बुक को लेकर के चलेंगे तो ऐसा रहेगा। तो एनसीईआरटी का यही है दोस्तों, 9-10 में आपको कुछ और बता देगा, 11-12 में कुछ और बता देगी, ग्रेजुएशन की तरफ जाएंगे तो उसमें जो आप पढ़ेंगे वो कुछ और पढ़ेंगे। तो इस तरह का होता है खेल हमारे साथ, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज मत करिएगा, इसकी आंसर आप ड्यूडेनम को लेकर चलेगा, समझ के रखिएगा कि प्रोटीन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों की आंसर हमें यहाँ पे निकालनी है, हमें यहाँ पे निकालनी है ऐसी कौन सी पार्ट है जहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और एब्जॉर्प्शन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो वो एक जंक्शन होगा, उस जंक्शन का नाम तो ड्यूडेनम ही हम दे सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, एब्जॉर्प्शन जो स्टार्ट होती है वो तो 100% श्योर है दोस्तों कि एब्जॉर्प्शन की स्टार्ट कहाँ से होती है। एब्जॉर्प्शन की स्टार्ट हमारे ड्यूडेनम से ही होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्प्शन होना शुरू होता है। इसके लिए तो 100% सेटिस्फैक्शन है कि एब्जॉर्प्शन के लिए ड्यूडेनम से ही एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होती है। लेकिन डाइजेशन के बारे में बात किया जाएगा कि डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पे होती है दोस्तों, तो ऐसा कोई बात नहीं कि ड्यूडेनम पे ही कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट वो आपके लास्ट तक चलती है, इलियम तक, ठीक है। तो चले नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बस छोटी सी डिटेल थी जो कि मुझे आपको समझानी थी ताकि आप गलत चीज़ को दिमाग में लेकर के ना चलिए अगला देखिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड। इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देनी है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ऑप्शन ए बी सी, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 और ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर जो फूड हम लेते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको, हर्बीवोर्स रिक्वायर ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट। हर्बीवोर्स जो होते हैं, जो कि घास फूस खाते हैं दोस्तों, उनको स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होना पड़ता है डाइजेशन के लिए। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपकी हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या खाते हैं, वो सारे के सारे दोस्तों आपके घास फूस खाते हैं, यानी कि ग्रास खाते हैं। ग्रास के अंदर क्या होता है दोस्तों, सेलुलोज होता है कि नहीं, सेलुलोज, ठीक है। तो सेलुलोज होती है, तो दोस्तों ये जो सेलुलोज होती है ना, इसकी डाइजेशन होने में थोड़ी सी वक्त लगती है, ठीक है। यानी कि इसकी डाइजेशन जो है वो क्या है, वो टाइम टेकन प्रोसेस है, ठीक है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसकी डाइजेशन, सेलुलोज की डाइजेशन होना यानी कि टाइम टेकिंग प्रोसेस, यानी कि समय लगता है। ये समय लगने के कारण ही दोस्तों क्या होता है कि इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करें, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की दोस्तों अगर जो लेंथ है 6 मीटर है, तो इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, तो माइक्रोविलाई के प्रेजेंट होने के कारण क्या होती है, एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो, इसलिए ये थोड़ी सी और लंबी हो जाती है। क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में टाइम लगे, इसलिए सरफेस एरिया थोड़ी सी बड़ी रहेगी ताकि सेलुलोज अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। तो सेलुलोज की डाइजेशन के लिए ही इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्गर होती है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, सेलुलर की डाइजेशन होने में थोड़ी सी समय लगती है, ओके। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और एक बात और, हमारी बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होती है। नेक्स्ट सवाल देखिए, डैश हेल्प आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो अभी दोस्तों हमने यहाँ पे देखा अनडाइजेस्टेड फूड के बारे में बात करते हैं अब, ठीक है, कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि आपके अनडाइजेस्टिव फूड को आपके पेट से निकालने में मदद करता है। जैसे कि आपको पता है कि आपके स्टोमक के अंदर, आपके बॉडी के अंदर अगर जो पार्ट होंगे, कुछ ऐसा पार्ट होगा जो कि डाइजेस्ट नहीं होगी दोस्तों, तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन ला सकता है, ठीक है। क्या ला सकता है, कॉन्स्टिपेशन ला सकता है। तो इस केस में दोस्तों हम एक ऐसा सप्लीमेंट लेते हैं जिसको रफेज कहा जाता है, ठीक है, रोगेज जिसको कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, रफेज इज द पोर्शन ऑफ प्लांट फूड, ठीक है। प्लांट की एक फूड होती है, एक पोर्शन होती है जो, या फिर होल ग्रेन हो, नट्स हो, सीड्स हो, लेग्यूम्स हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, दैट योर बॉडी कैन डाइजेस्ट। हमारे बॉडी जिसको डाइजेस्ट ना कर पाता है वैसी चीज़ को हम लेते हैं ताकि वो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को साथ ही साथ हमारे स्टूल के थ्रू बाहर कर दे, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, मैं हेल्प विथ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के दौरान हम ये सारी चीज़ को लेते हैं ताकि हमारी कॉन्स्टिपेशन से आराम हो। अगला सवाल देखिए, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन पर्सन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होती है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होती है दोस्तों, स्टार्ट होती है आपके माउथ से लेकर के और जाती है आपके एनएस की तरफ, ठीक है। तो जो आपकी माउथ से लेकर के एनएस तक की जो साइज होती है दोस्तों, वो 9 मीटर की होती है, ठीक है। 9 मीटर यानी कि 30 फीट के बराबर हो सकती है आपकी एलिमेंट्री कैनल की साइज़ के बारे में बात करें। ये मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री कैनल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल,
तो एलिमेंट्री कैनल की साइज़ को भी आप अच्छे से याद रखिएगा कि 9 मीटर की होती है। तो जो आपकी ये 9 मीटर की होती है उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि स्टार्ट माउथ से लेकर के एरेस तक जो जाती है, अगर जो इसको हमें देखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको किस तरह से एग्जामिन करें, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों, उस प्रोसेस को कहा जाता है एंडोस्कोपी। ठीक है, तो ये क्या करती है दोस्तों, आपकी अपर पार्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को देखती है। क्या करती है, अपर पार्ट ऑफ गैस्ट्रो यानी कि दोस्तों आपकी स्टोमक से लेकर के इंटेस्टाइन तक की ट्रैक्ट को देखने के लिए इसे यूज़ किया जाता है एंडोस्कोपी के। ठीक है, इसी का पूरा नाम दिया जाए तो कहा जाएगा एसोफेगो यानी कि एसोफेगस गैस्ट्रो यानी कि स्टोमक और ड्यूडेनोस्कोपी यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो एसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी इसको कहा जाता है। किसको दोस्तों, एंडोस्कोपी को। इस बात को आप जिससे तो ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को देखने में यूज़ किया जाता है एंडोस्कोपी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड आर एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ जाइए कि दो तरह की ग्लैंड होती है, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक होती है दोस्तों क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड दोस्तों यानी कि जो एंजाइम रिलीज करे, ठीक है, एंजाइम रिलीज करे उसको हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि दोस्तों जो हार्मोन रिलीज करे, ठीक है, हार्मोन रिलीज करने वाले ग्लैंड को हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि जो एंजाइम्स रिलीज करे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन है यानी कि एंजाइम रिलीजिंग ग्लैंड कौन सी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड और पीनल ग्लैंड, ये सारे के सारे, ये तीनों के तीनों दोस्तों क्या है, ये तीनों के तीनों एंडोक्राइन है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है यानी कि ये क्या करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं। बस जो आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है दोस्तों, यही सिर्फ आपकी क्या है, एंजाइम रिलीज करवाती है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। हम यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड को आंसर चूज करेंगे। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड जिसकी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, ठीक है, ये दोस्तों कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उससे आप जाकर के देख लीजिएगा। सारे आपको एंडोक्राइन ग्लैंड से ऊपर सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड दोस्तों हार्मोन जो होती है रिलीज करवाती है, जैसे कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सारी चीज़ हार्मोन रिलीज करवाता है कौन दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड। और साथ ही साथ दोस्तों एक और हार्मोन जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन, ये सारे हार्मोन जो होते हैं दोस्तों आपके पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करवाते। तो देखिए आगे हम बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। तो दोस्तों ये एक पैराथायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करवाता है दोस्तों। और ये क्या करती है, आपकी कैल्शियम जो होती है, कैल्शियम यानी कि आपके ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल होती है, ठीक है, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम की लेवल होती है उसको क्या करता है दोस्तों, उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल, क्लियर है। तो पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में जानेंगे। पैराथायराइड हार्मोन ये रिलीज करवाता है जो कि कैल्शियम आपके ब्लड के अंदर कितना है उसको कंट्रोल करे। और आगे बात आता है दोस्तों पीनल ग्लैंड के बारे में। तो पीनल ग्लैंड से दोस्तों एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन, ठीक है, क्या, मेलाटोनिन, क्लियर है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, ये सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन थे। तो हमने यहाँ पे देखा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे में थोड़ी सी डिफरेंस। तो अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट डाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। तो डाइजेशन कौन सी दिए गए पार्ट है जहाँ पे डाइजेशन नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन के आधार पे दोस्तों हम जाएंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे फूड पाइप यानी कि एसोफेगस, ठीक है, एसोफेगस, ठीक है, फूड पाइप को ही हम एसोफेगस कहते हैं। तो जो आपकी फूड पाइप जो होती है दोस्तों वहाँ पे डाइजेशन अगर नहीं होती है, और जो हमारी फूड जो होती है जिसके माउथ से जैसे स्टार्ट होता है, ठीक है दोस्तों, माउथ से जैसे ये आती है, ठीक है, उसके बाद स्टोमक के थ्रू जाती है, स्टोमक के थ्रू जाती है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है ना। तो ये माउथ से जो हम लेते हैं ये वाली जो पार्ट हो गए दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, एसोफेगस कहते हैं, ठीक है, एसोफेगस कहते हैं। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो इस पार्ट में दोस्तों किसी प्रकार की डाइजेशन नहीं होती है। यहाँ पे जो हमारे माउथ से जो पार्ट हम खाते हैं, जो फूड हम खाते हैं, यहाँ से हमारी क्या होती है दोस्तों, सलाइवा मिक्स हो जाती है। सलाइवा मिक्स करके इस फूड को क्या कर देती है दोस्तों, इस फूड को गीला बना देती है, मॉइस्ट फूड बना देती है। और यही मॉइस्ट फूड हमारे यहाँ से जो आती है दोस्तों और आकर के स्टोमक के थ्रू जाती है। तो जो ये मॉइस्ट फूड है जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आती है, ये जो फूड होती है दोस्तों गीला होने के कारण इसके अंदर एक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को हम कहते हैं वेब मूवमेंट, ठीक है, वेब मूवमेंट, ठीक है, वेब तरह की मूवमेंट होती है जिसको कहा जाता है दोस्तों क्या,
तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है दोस्तों, जो इस तरह की मूवमेंट होती है ना उसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहा जाता है। तो हमारी फूड इस तरह से आ करके नीचे स्टोमक की तरफ जाती है। तो हमारी फूड पाइप जो होती है दोस्तों, फूड पाइप में यानी कि एसोफेगस में किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, तो इसलिए इसकी आंसर फूड पाइप हो जाएगी। और जो यही हम बात करें ऐसा और कौन सा पार्ट है जहाँ पे हमारी फूड की डाइजेशन नहीं होती है, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है कि नहीं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है दोस्तों, बस यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन होती है दोस्तों, तो हमारे साल्ट्स और वाटर। ठीक है, साल्ट और वाटर की एब्जॉर्प्शन हमें कहाँ देखने को मिलती है, लार्ज इंटेस्टाइन के पास में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की। अगला सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बाइल विच इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ लिपिड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रोड्यूस बाय। बाइल जो होती है दोस्तों, बाइल, ठीक है, बाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं। बाइल जूस, तो दोस्तों ये कहाँ पे स्टोर होती है दोस्तों, ये स्टोर होती है गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, गॉल ब्लैडर के अंदर ये स्टोर होती है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों, बाइल आता कहाँ से है, बाइल गॉल ब्लैडर के थ्रू, गॉल ब्लैडर के पास किसके द्वारा जाता है दोस्तों, ये आता है आपके लीवर के थ्रू। ठीक है, लीवर। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखें, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है दोस्तों जो आपकी बाइल जूस को सिक्रीट करवाता है, प्रोड्यूस कराता है। कौन, लीवर। तो लीवर बाइल जूस को प्रोड्यूस करा करके दोस्तों कहाँ रख देती है, गॉल ब्लैडर के अंदर में। और यही गॉल ब्लैडर के अंदर दोस्तों एक पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, एक पिगमेंट पाया जाता है। उस पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, उस पिगमेंट को हम कहते हैं बिलीरुबिन। बिलीरुबिन, जो कि आप ऑप्शन ए पे देख सकते हैं, बिलीरुबिन। ये क्या है दोस्तों, ये एक ग्रीन तरह का येलोइश फ्लूइड है। ठीक है, ग्रीन तरह का येलोइश फ्लूइड है, जो कि आपकी स्टूल जो होती है ना, स्टूल की जो कलर येलो होती है, उसका कारण यही है दोस्तों। अगर जो बिलीरुबिन आपके प्रेजेंट है, बाइल अगर जो आपके प्रेजेंट है, तो स्टूल की कलर येलो होगी। अगर जो बिलीरुबिन की कमी होगी थोड़ी सी, तो स्टूल की कलर व्हाइटिश टाइप की हो सकती है। क्लियर है। और गॉल ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बाइल जूस को स्टोर करता है, यानी कि स्टोरेज का काम कौन करता है दोस्तों, स्टोरेज का काम करता है गॉल ब्लैडर, और लेकिन यह रिलीज होता है लीवर के द्वारा। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगले सवाल देखिए, द इंजाइम पेप्सिन विच इज हेल्पफुल इन डाइजेशन बिकम एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ। जैसे कि हमने दोस्तों लास्ट इसके पार्ट में पढ़ा था कि पेप्सिन जो इंजाइम होती है दोस्तों, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस के कारण ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। पेप्सिन क्या है दोस्तों, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंतर्गत क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देख, पूछा जा रहा है आपको, विच अमंग द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। तो मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में कौन मदद करता है, तो दोस्तों रेनिन। ठीक है, रेनिन के बारे में आप यहाँ पे अच्छे से समझ जाइए, रेनिन। ठीक है, रेनिन क्या करता है दोस्तों, मिल्क की डाइजेशन में मदद कराता है, यानी कि क्या करता है दोस्तों, मिल्क को कोगुलेट करवा देता है, यानी कि मिल्क को जमने में मदद करता है, कोगुलेशन। जिसे याद रखिएगा कि रेनिन एक ऐसी एंजाइम है जो कि हमारे बॉडी के अंदर मिल्क प्रोटीन जो होती है उसको डाइजेशन में मदद करता है। कौन, रेनिन। तो दोस्तों बहुत सारे सवाल मैं आपको डेली पोल पे देते रहता हूँ, तो पोल से जो जितने सारे सवाल मैं आपको देता हूँ, बहुत अच्छा लगता है कि आप सब वहाँ पे अच्छे तरह से पार्ट लेते हैं। तो मैं आपको बहुत सारा पोल यहाँ पे दे चुका ऑलरेडी, तो उस पोल के आप लोगों ने बहुत अच्छे सही जवाब भी दिए हैं। ठीक है, बहुत सारे सही जवाब भी दिए, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे जवाब आप लोगों ने दिए। लेकिन सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि आप लोग वोट तो बहुत अच्छे अमाउंट में देते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो नहीं देखते हो। आप पूछते हो कि इस सवाल के आंसर क्या है, जैसे कि ये आपकी ग्लाइकोजन वाली जो सवाल थी दोस्तों, इसकी यहाँ पे कमेंट आ चुकी है कि इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी। तो देखिए, अगर जो आपने इस वीडियो को देखा नहीं तो आप कहाँ से इसकी करेक्ट आंसर देंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर प्लीज़ आप यहाँ पे कमेंट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। देखिए, आप लोग 112 लोग वोट करते हो और वीडियो में व्यू बस 52 ही व्यूज़ है, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी। हाँ, मानता हूँ आप पढ़े लिखे हैं, आप बहुत सारी चीज़ पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि थोड़ा पढ़ के आप कभी अपने आप को ये मत समझिए कि इस टॉपिक का मैं उस्ताद बन चुका हूं। ठीक है, आपको जितनी इन्फॉर्मेशन, जहां से इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको लेते रहनी चाहिए, और मैं आपको जनरल साइंस की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते रहता हूं, तो उससे भी आप अच्छे से गैदर करते रहिए और अच्छे से समझते रहिए। ठीक है, तो हमारे कम्युनिटी सेक्शन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बहुत लोगों ने कमेंट किया। हमने यहाँ पे एक और सवाल पूछा था, व्हाट इज द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन लैक्टोज। तो लैक्टोज जो कि हमने पहला सवाल देखा, इसमें भी 99 लोगों ने वोट किया, लेकिन अब देखते हैं इस वीडियो पे कितने व्यूज़ आती है। तो देखिए 62% यहाँ पे लैक्टेज के, जो कि बिल्कुल सही है। आगे हम और बहुत सारे यहाँ पे सवाल दे रखा था दोस्तों। अभी भी मैंने आपको पूछा था जेरोप्थेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस कौन सी विटामिन की कमी से होती है, तो ये 95% लोगों ने सही किया। तो ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा यहाँ पे आप लोग दे रहे होंगे।
चलिए, तो इसी प्रकार से दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे गवर्नमेंट जॉब की अपडेट मिलते रहे और आपको जनरल साइंस की अच्छे से तैयारी भी होते रहे। तो चलिए दोस्तों, बैक टू हम वीडियो आते हैं और सवाल जो बचे हुए हैं, कुछ सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक और सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है, एन ह्यूमन एडल्ट एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस इज अबाउट मीटर लॉन्ग। यानी कि आपको पूछा जा रहा है कि आपकी माउथ से लेकर के एनएस तक की कितनी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि जो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है दोस्तों, उसकी लेंथ क्या होती है। तो मैंने अभी भी दोस्तों आपको बताया था 9 मीटर, यानी कि 30 फीट। अगर जो फीट में भी आपको बताया जाए तो आप 30 फीट याद रखिएगा। 9 मीटर की होती है आपकी माउथ से लेकर के एनएस। क्लियर है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगले सवाल की तरफ आइए। अभी हमने पोल पे भी सवाल को देख रखा था दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग एंजाइम कैन डाइजेस्ट फैट। फैट के डाइजेशन में कौन मदद करता है, तो दोस्तों ये करता है लाइपेज। ठीक है, तो फैट की डाइजेशन जो होती है दोस्तों वो लाइपेज करवाता है। तो देखिए, सबसे पहली बात, फैट की डाइजेशन दोस्तों हमें 2 तरह की देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे पहला बात स्टोमक। तो स्टोमक के अंदर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है दोस्तों, गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, यहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज पाया जाता है, जो कि क्या करा देता है दोस्तों, स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट को मोनोग्लिसराइड में और फैटी एसिड में बना देता है। यानी कि स्मॉल अमाउंट, यानी कि स्टोमक के बारे में बात करें, इसके अंदर हमें गैस्ट्रिक लाइपेज पाया जाता है, जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट, यानी कि कुछ फैट को दोस्तों मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में क्या कर देता है दोस्तों, कन्वर्ट करा देता है। यही हम बात करें दोस्तों अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ हमें देखने को मिल जाती है फैट की। यहाँ पे असली यहाँ पे बात करें फैट की, जो आपकी डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही देखने को मिलती है। सबसे पहला बात दोस्तों फैट। ठीक है, फैट जो हमारी होती है, फैट को दोस्तों क्या बात करेंगे, बाइल। ठीक है, बाइल सेल के साथ मिल करके। ठीक है, फैट जो होती है दोस्तों वो बाइल के प्रेजेंस में टूटता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या बनाता है, इमल्सीफाइड फैट बना देता है। ठीक है, तो ये जो इमल्सीफाइड फैट जो होती है दोस्तों, इसके ऊपर अब लगेगा दोस्तों क्या, पैनक्रेटिक लाइपेज। तो यही लाइपेज के बारे में बात करें दोस्तों, लाइपेज। ठीक है, तो पैनक्रेटिक लाइपेज लगेगा इमल्सीफाइड फैट के ऊपर में, और ये कन्वर्ट करके दोस्तों क्या बना देगा, ये बना देगा अब डाइग्लिसराइड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इमल्सीफाइड फैट पे पैनक्रेटिक लाइपेज लगेगा और ये आपको बना करके देगा डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड। फिर यहाँ से दोस्तों फैटी एसिड तो रहेगी, अब ये डाइग्लिसराइड फिर टूटेगी। ठीक है, ये डाइग्लिसराइड दोस्तों अब फिर टूटेगी, टूट करके दोस्तों अब इस पे लगेगा पैनक्रेटिक लाइपेज। फिर से पैनक्रेटिक लाइपेज इस पर फिर से लगेगा और ये आपको बना देगा दोस्तों मोनोग्लिसराइड सेराइड। ठीक है, मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड फिर से यहाँ पे बनेगी। ठीक है, फैटी एसिड, और यही मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड जो है दोस्तों, इसके ऊपर फिर से लाइपेज लगेगा और लाइपेज यहाँ पे दोस्तों क्या बना देगा, यहाँ पे आपका क्या लगेगा दोस्तों, पैनक्रेटिक लाइपेज बनेगा और यहाँ पे बना देगा ग्लिसरॉल के बारे में आपने सुना है कि फैट जो होती है दोस्तों किस में टूटती है, फैटी एसिड। ठीक है, फैट जो टूटती है दोस्तों किस में टूटती है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो यही आपकी मोनोग्लिसराइड दोस्तों क्या कर गई, पैनक्रेटिक लाइपेज के प्रेजेंस में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गए। तो ये रिएक्शन हमारा किस प्रकार से चला, स्मॉल इंटेस्टाइन फैट है, ये इमल्सीफाइड फैट बनी किसके प्रेजेंस में, बाइल के प्रेजेंस में। फिर ये पैनक्रेटिक लाइपेज इस पे लगा और डाइग्लिसराइड बना फैटी एसिड के साथ। फिर डाइग्लिसराइड पे फिर लाइपेज लगा, ताकि इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जा रहा है। ठीक है, ये सबसे पहला बात, फैट बहुत बड़ी पार्ट है, इसमें बाइल साइड लग के इमल्सीफाइड फैट बना दिया गया। फिर पैनक्रेटिक लाइपेज लगाया गया, इसको डाइग्लिसराइड यानी कि अभी ये थोड़ी सी बड़ी है, फिर इसको एक और टुकड़े पे किया गया तो डाई से मोनो बना, फिर मोनो से टूट करके दोस्तों ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों फैट की डाइजेशन होती है लाइपेज के द्वारा। तो आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए सवाल यहाँ पे उसी से रिलेटेड है, पूछा गया आपको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज कैरिड आउट बाय। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो होती है वो किसके द्वारा कैरिड आउट होती है दोस्तों, देखिए बाइल जो होती है, बाइल पिगमेंट से कोई मतलब ही नहीं बनता है दोस्तों बाइल से, लेकिन बाइल के अंदर जो साल्ट पाया जाता है दोस्तों, ठीक है, बाइल साल्ट जो पाया जाता है यही इमल्सिफिकेशन करवाता है। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि फैट जो आपकी रहेगी, ठीक है, फैट पे आपकी यहाँ पे क्या होगी, बाइल साल्ट के प्रेजेंस पे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि बाइल साल्ट लगेगी और ये क्या बना देगी, इमल्सिफाइड फैट। तो ये ना आपको पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा कैरिड आउट किया गया है दोस्तों, बाइल साल्ट के द्वारा कैरिड आउट किया गया है। तो बाइल साल्ट हम यहाँ पे करेक्ट आंसर कर लेंगे। यानी कि इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, इमल्सिफिकेशन का मतलब ये दोस्तों, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस देखो इमल्सिफाइड फैट जो बनी इसी प्रोसेस को ना हम इमल्सिफिकेशन कह रहे हैं। तो इमल्सिफिकेशन का मतलब ये होता है दोस्तों, लार्ज लिपिड ग्लोबल को छोटे लिपिड ग्लोबल में, यानी कि स्मॉलर लिपिड ग्लोबल में क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, यानी कि
समझ गए ना, बड़े लिपिड को छोटे लिपिड में, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया गया, इसी को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। इस बात को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पैनक्रियाज के बारे में बात किया जा रहा है, जो आपके पैनक्रीज जो होती है दोस्तों, उसके बारे में बात किया जा रहा है कि पैनक्रीज क्या क्या प्रोड्यूस करा रहा है। दोस्तों पैनक्रीज जो है वो 3 तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस कराता है, जैसे कि सबसे पहला बात आपका आता है दोस्तों ट्राइप्सिन, काइमोट्राइप्सिन, ठीक है। ये दोनों एक ही है दोस्तों, ये आपकी प्रोड्यूस करवाता है किस चीज़ के लिए दोस्तों, ये आपकी प्रोटीन की डाइजेशन के लिए प्रोड्यूस कराता है। दूसरा नंबर दोस्तों हमारे बात करें, और एमाइलेज किस चीज़ के डाइजेशन के लिए दोस्तों, एमाइलेज रिलीज करती है किस चीज़ के डाइजेशन के लिए, एमाइलेज हमारी कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलेज रिलीज करती है। और तीसरा बात दोस्तों लाइपेज, ठीक है, ये क्या करता है, लाइपेज को भी रिलीज करता है किस चीज़ के लिए, फैट के लिए। तो हमने यहाँ पे देखा दोस्तों कि 3 तरह की डाइजेस्टिव एंजाइम पैनक्रीज प्रोड्यूस कराता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 डाइजेस्टिव एंजाइम, और यहाँ पे 1 हार्मोन दिया गया है, 2 हार्मोन दिया गया है। तो देखिए सबसे पहली बात दोस्तों 3 डाइजेस्टिव एंजाइम और 2 हार्मोन। तो 2 हार्मोन जो ये रिलीज करता है दोस्तों, वो हार्मोन दोस्तों होता है एक ग्लूकागोन और एक होता है इंसुलिन, ठीक है। ग्लूकागोन और इंसुलिन, ये 2 हार्मोन दोस्तों रिलीज कराता है। यानी कि पैनक्रीज के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये एक तरह का एंडो है और एक्सो है, ठीक है, एंडो एक्सोक्राइन ग्लैंड हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें दोनों तरह की नेचर है। ये यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कर दिया तो इससे हो गया एक्सोक्राइन, और ये यहाँ पे हार्मोन रिलीज कर दिया दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, ये हार्मोन्स है ना, तो हार्मोन्स रिलीज कर दिया। यानी कि ग्लूकागोन और इंसुलिन ये 2 एक ऐसे हार्मोन है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आते हैं, पैनक्रीज के द्वारा प्रोड्यूस कराया जाता है दोस्तों। और इसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों, ये आपकी ब्लड की जो ग्लूकोज लेवल होती है ना उसको मेंटेन करता है, यानी कि इट मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। क्लियर है, समझ गए आप, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगले सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कपर सेल्स, कपर सेल अकर इन, कपर सेल आपको कहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, कपर सेल आपको देखने को मिलता है लीवर के अंदर, ठीक है। तो लीवर के अंदर दोस्तों कपर सेल पाया जाता है, और इसका काम क्या होता है दोस्तों, तो कपर सेल का काम ये होता है दोस्तों कि ये मैक्रोफेज को प्रोड्यूस कराता है, यानी कि क्या करता है दोस्तों, मैक्रोफेजेस को बनाता है, ठीक है। यानी कि मैक्रोफेजेस जो होते हैं दोस्तों लीवर के अंदर जो कफर सेल होते हैं इसके द्वारा ही बनता है। तो मैक्रोफेजेस क्या है दोस्तों, मैक्रोफेजेस एक तरह का स्पेशलाइज सेल है जो कि आपकी फैगोसाइटोसिस और डिस्ट्रक्शन करवाती है किस चीज़ की दोस्तों, बैक्टीरिया और किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सेल में, ठीक है, बैक्टीरिया और किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो किसके अंदर दोस्तों, सेल के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो मैक्रोफेजेस क्या करता है दोस्तों, ये एक स्पेशलाइज सेल है जो कि उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रक्शन कर दे और फैगोसाइटोसिस यानी कि उसको इनगल्फ कर जाए, ठीक है, इनगल्फ कर दे या फिर इसको डिस्ट्रक्ट कर दे बैक्टीरिया या फिर कोई भी इन्फेक्टेड पार्ट हो। 50वां नंबर सवाल देखिए, वेयर द पैरोटिड ग्लैंड लोकेटेड, पैरोटिड ग्लैंड की पोजीशन आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो हमने यहाँ पे जाना है दोस्तों कि फेस के नीचे होती है और आपकी जो ईयर होती है उसकी जस्ट थोड़ी सी सामने होती है। तो यहाँ पे देखिए बिलो इन फ्रंट ऑफ ईयर कैनल, ऑप्शन सी को आप यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। तो आइए दोस्तों 50 सवाल तो हम देख लिए, लेकिन आइए कुछ और एडिशनल सवाल भी देख लेते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा सवाल देख लेते हैं। ये सारे आपके बोनस सवाल है, ठीक है, ये सारे आपके क्या है दोस्तों, बोनस सवाल है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। तो एक सवाल है आपको यहाँ पे, अ पॉलीसेकेराइड व्हिच इज सिंथेसिस एंड स्टोर्ड इन लीवर सेल इज कॉल्ड। तो यही सवाल दोस्तों मैंने आपके पोल पे दिया था। तो आइए देख लेते हैं कि पोल पे कितने लोगों ने सही। तो देखिए दोस्तों 2 तरह की सवाल है लेकिन सवाल एक ही है, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है द अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड। दोनों एक ही तरह की सवाल है। यहाँ पे आपने देखिए 67% लोगों ने ग्लाइकोजेन को करेक्ट किया है जो कि बिल्कुल सही है, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गलत भी किया। टोटल 112 वोट हमें यहाँ पे आया है, तो 112 वोट में से 67% लोग ही यहाँ पे सही है, बाकी सारे गलत है। तो जो लोग गलत है आइए आप थोड़े से, कोई दिक्कत नहीं है, गलती जब तक आप करेंगे आप सीखेंगे नहीं, ठीक है। तो सीखने का अर्थ है कि गलती करना, पहले गलती करिए फिर सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आइए अब हम इसकी सोल्यूशन देख लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड ऐसा पॉलीसेकेराइड जो कि लिवर के अंदर स्टोर है और वहाँ पे सिंथेसिस है, उसको दोस्तों क्या कहा जाता है, उसको ग्लाइकोजेन कहा जाता है। अब आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ग्लाइकोजेन आखिर है क्या। तो पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजेन दोस्तों क्या है, ये जब एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, जब भी किसी स्पेशलाइज्ड पार्ट को, स्पेशलाइज्ड टिश्यू को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन दोस्तों क्या करती है, कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लूकोज में कन्वर्ट होके ब्लड में रिलीज हो जाती है और टारगेट सेल तक पहुंच जाती है।
तो मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोजन क्या है, जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होके ब्लड में रिलीज हो जाती है और उस टारगेट सेल तक पहुंच जाती है, जिससे उस टारगेट सेल पे एनर्जी की कमी नहीं हो पाती है। तो ग्लाइकोजन की बात किया जाए तो दोस्तों ये एक तरह का स्टोरेज है, ठीक है। ये क्या है, ये एक स्टोरेज है जहाँ पे आपकी पॉलीसेकेराइड रिलीज होती है, यानी कि जहाँ पे आपकी ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, तो यानी कि ग्लाइकोजन क्या है दोस्तों, ये ग्लूकोज की पॉलीसेकेराइड होती है, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड विच इज सिंथेसिस एंड स्टोर्ड इन लिवर इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। ये हमारा पावर बैंक है। इस तरह एक तरह से आप समझ जाइए दोस्तों कि ये हमारे क्या है, पावर बैंक है। तो पावर बैंक होता है ना दोस्तों कि जब आपकी बैटरी लो, फट से आप चार्ज में प्लग कर दे, बिजली हो या ना हो, ठीक है, यानी कि फूड हो या ना हो, ग्लाइकोजन एनर्जी प्रोड्यूस करवा सकती है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगले सवाल देखिए, द लेयर ऑफ द सेल दैट सिक्रीट एनामेल ऑफ द टूथ। टूथ की एनामेल, ठीक है, टूथ की एनामेल। तो लास्ट सवाल में मैंने आपको दोस्तों एक सवाल पूछा था, आपको कमेंट करने के लिए भी कहा था, लेकिन एक स्टूडेंट ने भी उसमें कमेंट नहीं किया। ये देख करके बहुत आश्चर्य लग रहा है कि पता नहीं आप क्या पढ़ते हो। तो एनामेल जो होती है दोस्तों, ये आपकी कैल्शियम और, तो बात किया जाए दोस्तों, ये कैल्शियम और फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फेट के बने हुए होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। तो हमारे बॉडी के सबसे हार्डेस्ट पार्ट को एनामेल कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको पूछा जाए द लेयर ऑफ सेल दैट सिक्रीट एनामेल ऑफ द टूथ, ऐसा कौन सा लेयर है जो कि एनामेल ऑफ टूथ को देता है, तो दोस्तों इसको कहा जाता है एमिलोब्लास्ट। इस बात को पीछे से याद रखिएगा, एक ऐसा लेयर है जो कि एनामेल को प्रोवाइड करवाता है, एनामेल सिक्रीट करवाता है। कौन दोस्तों, एमिलोब्लास्ट। तो इसको अच्छे से आप याद करके रखेंगे, अपने दिमाग में सेट करके रख लेंगे, ठीक है। तो समझ गए ना आप। तो एनामेल यानी कि एमिलोब्लास्ट जो होती है दोस्तों, यहाँ पे क्या होती है, एनामेल सिक्रीट होती है, एनामेल की प्रोटीन सिक्रीट होती है, ठीक है, एनामेल की प्रोटीन सिक्रीट होती है, प्रोटीन। तो इस प्रोटीन का नाम दोस्तों है इनामेलिन। तो एनामेल की जो प्रोटीन होती है इसको कहा जाता है एनामेलिन। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, जो कि आपको एनामेल बना करके देता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे पूछा जा रहा है ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पे पाए जाते हैं, तो देखिए ब्रूनर्स ग्लैंड दोस्तों एक तरह का ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड है जो कि आपके ड्यूडेनम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम यानी कि सब म्यूकोसा जो इसके लेयर होती है, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है। तो ब्रूनर्स ग्लैंड दोस्तों पाया जाता है सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। तो ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड है ये, जो कि ड्यूडेनम में पाया जाता है। ये एक तरह का, ये इसका काम क्या होता है दोस्तों, ये एक तरह का अल्कलाइन, ठीक है, अल्कलाइन, एक तरह का अल्कलाइन फ्लूइड को रिलीज करवाती है, ठीक है। ये एक अल्कलाइन फ्लूइड को सिक्रीट करवाती है, यानी कि इट सिक्रीट अल्कलाइन फ्लूइड, ठीक है, इट सिक्रेट अल्कलाइन फ्लूइड और कुछ तरह की एंजाइम, ठीक है, एंजाइम और म्यूकस, ठीक है, म्यूकस, ये सारी चीज़ को, और जो कि क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन्स में जाकर के ओपन हो जाते हैं। तो याद रखिएगा ब्रूनर्स ग्लैंड दोस्तों आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं ड्यूडेनम, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल सकती है, यानी कि मिलती है। चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। एक सवाल और देख लीजिए, स्टूल ऑफ ए पर्सन इज वाइटिश ग्रे कलर ड्यू टू द माल फंक्शनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। ऐसी कौन सी ऑर्गन है जिसकी माल फंक्शनिंग हो जाती है, जिसके कारण स्टूल की कलर जो होती है दोस्तों वाइटिश या फिर ग्रे कलर की हो जाती है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो हमारी स्टूल की कलर होती है वो टोटली डिपेंड होती है दोस्तों बाइल के ऊपर, ठीक है, टोटली डिपेंड होती है बाइल जूस के अंदर, ठीक है, टोटली डिपेंड होती है दोस्तों बाइल जूस के ऊपर, ठीक है। तो बाइल जूस के अंदर दोस्तों एक पिगमेंट पाया जाता है, बाइल के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहा जाता है बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन दोस्तों एक ऐसा पिगमेंट है जो कि आपके स्टूल को येलो कलर देती है, ठीक है, स्टूल को येलो कलर देती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि आखिर ये बाइल जूस आएगा कहाँ से, ठीक है, यानी कि इस पर्सन में सिंपल सी बात है कि बाइल जूस की थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो इसकी बाइल जूस की फंक्शनिंग माल फंक्शनिंग में दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो मैंने आपको बताया कि दोस्तों लीवर, बाइल जूस किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, तो ये प्रोड्यूस होती है लीवर के द्वारा। लीवर प्रोड्यूस करती है बाइल जूस को, जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर में स्टोर होती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो टोटल लीवर की है। तो लीवर की माल फंक्शनिंग होगी तो हमारे यहाँ पे स्टूल की जो कलर है वाइट इस तरह की दिख सकती है, क्योंकि बिलीरुबिन की यहाँ पे कमी हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों ये था आज की हमारी इस वीडियो में। उम्मीद है आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा लेक्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा और दोनों पार्ट को देख लीजिए। दोनों पार्ट में हमने टोटल 55
समथिंग, ठीक है 50 यानी कि 50 प्लस MCQs देख लिए हैं। तो वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो हमने यहाँ पे दोस्तों कर लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम, अब इसके बाद हम करेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम के ऊपर भी हम 50 MCQ कर लेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ओके।